नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो की शिक्षा पद्धति देखी थी। आज के वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना देखेंगे। प्लेटो का जीवन काल 428 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनका जन्म एथेंस के इंचियाना नामक द्वीप में हुआ था। प्लेटो का जन्म एथेंस के इंचियाना नामक द्वीप में हुआ था। उनका जीवन काल 428 ईसा पूर्व से लेके 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर? एथेंस की इंचियाना में उनका जन्म हुआ और जीवन काल 428 ईसा पूर्व से लेके 347 ईसा पूर्व तक। ठीक है। प्लेटो के पिता एरिस्टोना, माता पैरिचोना, गुरु सुकरात, शिष्य अरस्तु। एरिस्टोना और पैटेरोना एक सामंतवादी परिवार से बिलोंग करते थे। एक अच्छे राजनीतिक के परिवार से बिलोंग करने की वजह से, एक कुलीन परिवार से बिलोंग करने की वजह से उनकी शिक्षा में दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र में वो पारंगत थे। कौन? प्लेटो। प्लेटो एक अच्छे कुलीन राजनीतिज्ञ परिवार से संबंधित होने की वजह से दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और किसमें? तर्क शास्त्र में पारंगत थे। लेकिन दर्शन शास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए वो क्या बने? दर्शन के पिता का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। सुकरात उनके गुरु। सुकरात के बारे में यह है कि उनको जहर दिया गया था। एथेंस के राजा ने प्रजातंत्र के बल पर उनको क्या दे दिया? जहर दे दिया। किनको? सुकरात को। एथेंस के राजा ने प्रजातंत्र के बारे में प्रजातंत्र के बल पर उनको क्या दे दिया? जहर। किनको? सुकरात को, जिसकी वजह से प्रजातंत्र के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया। इसी एक पॉइंट की वजह से उनकी शिक्षा पद्धति में अधिनायक तंत्र के गुण देखने को मिलते हैं। जब उनको गुरु को जहर दे दिया गया तब वो मंगोरा, मिस्र, इटली, सिसिली चले गए। बाद में आगे उन्होंने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करी जिसका नाम अकादमी था। अकादमी शिक्षा संस्थान की स्थापना किन्होंने करी? प्लेटो ने। क्लियर? अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की पहली आलोचना है कि वो 50 वर्ष तक चलने वाली लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? कि वो लंबी दूरी तक चलने वाली प्रक्रिया है और खर्चीली प्रक्रिया है। एक आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए प्लेटो आदर्श राजा को खोजता है और उस खोज के चक्कर में उन्होंने शिक्षा पद्धति को ही बड़ा लंबा कर दिया। 50 वर्ष बहुत ही लंबा समय होता है। कब आदर्श राजा मिलेगा और कब आदर्श राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण है किसका? प्लेटो की शिक्षा पद्धति का आलोचना का। वैसे प्लेटो की शिक्षा में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा का समन्वय देखने को मिलता है। स्पार्टा की शिक्षा सैन्य बल को महत्व देती है, प्रायोगिकता देती है, जबकि एथेंस की शिक्षा मानसिकता या फिर मनोविज्ञान को या फिर मानसिक विकास को प्रायिकता देती है। लेकिन जो शिक्षा का समन्वय उन्होंने किया, किन्होंने? प्लेटो ने किया अपने शिक्षा सिद्धांत पे, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी कर दी। 50 वर्ष का समय बहुत ही ज्यादा लंबा होता है एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, अगला है केवल राज्य के विकास पर बल व्यक्तित्व विकास की उपेक्षा करी है। केवल आदर्श राजा और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्श राजा की खोज में ही जो प्लेटो की शिक्षा है
इसी धुरी पे घूमती है, जबकि इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की उपेक्षा की गई है, उसको नजरअंदाज किया गया है। लेकिन आप एक आदर्श राज्य बनाने के लिए आदर्श राजा खोजोगे, लेकिन जब जनता ही आदर्श नहीं रहेगी तो कैसे आदर्श राज्य की स्थापना होगी। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जितना आदर्शवादी राजा होगा, वैसे के वैसे उसकी जनता को भी आदर्शवादी होना चाहिए। इसलिए उनकी शिक्षा नीति आलोचना का विषय बन गई कि उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। क्लियर। अब तीसरा है, शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज देखने को मिलते हैं। उनकी शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो प्रजातंत्र की उपेक्षा करते हैं। प्रजातंत्र की उपेक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके गुरु सुकरात को एथेंस के राजा ने क्या दे दिया? प्रजातंत्र के बल पे जहर दे दिया। इस वजह से उनकी जो शिक्षा है वो प्रजातंत्र को की तो उपेक्षा करेगी और उनकी शिक्षा नीति में अधिनायक तंत्र के गुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल सैन्य बल और शासक वर्ग और सैन्य वर्ग पर ही विशेष ध्यान दिया है, की शिक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया है, सामान्य जन की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है। इसलिए उनकी शिक्षा में अधिनायक तंत्र के बीज देखने को मिलते हैं। अधिनायक तंत्र क्या होता है? कुछ ही लोगों का शासन। प्रजातंत्र में प्रजा क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जबकि अधिनायक तंत्र में क्या होता है? कुछ पूंजीपति गुट मिलके राज्य का शासन करते हैं, तो उनके उसमें शिक्षा में अधिनायक तंत्र के बीज देखने को मिलते हैं। क्लियर। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है? शासन करती है, जबकि अधिनायक तंत्र में क्या करती है? जनता साइडलाइन हो जाती है और जो पूंजीपति वर्ग या फिर शासक वर्ग या फिर सैन्य वर्ग है वो प्रभावशाली हो जाते हैं और जनता उपेक्षित हो जाती है, तो ये सही नहीं है। क्लियर। अगला है, प्लेटो की शिक्षा में कवि और कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास करता है। प्लेटो की शिक्षा कवि और कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास करती है, जबकि कला और कलाकारों की सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। कला और कलाकारों की स्वतंत्रता के लिए कला और कलाकारों की सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। कोई भी कला नियंत्रण में फलीभूत नहीं होगी, उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। गणित और दर्शन को विशेष महत्व और साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में गणित, दर्शन और तर्कशास्त्र को भी बहुत खासा महत्व दिया है और साहित्य की उपेक्षा करी है, जबकि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्य का विकास होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर। एक स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए साहित्य का विकास होना भी जरूरी है। तो प्लेटो की शिक्षा में साहित्य की उपेक्षा की गई है, इसलिए उनकी शिक्षा आलोचना का विषय बन गई। आलोचकों ने काफी आलोचना की है इस बिंदु पर भी। अगला है, केवल संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है। प्लेटो ने केवल संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग की शिक्षा पर ही बल दिया गया है और उत्पादक वर्ग की शिक्षा की और कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादक वर्ग में कौन आते हैं? कृषक, मजदूर, मिस्त्री, शिल्पकार, कारीगर और सामान्य जन। जितने भी सामान्य जन हैं वो किस में आते हैं? उत्पादक वर्ग में आते हैं और उसी पर प्लेटो की शिक्षा में कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि एक आदर्श राज्य को बनाने में जनता का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उसकी शिक्षा, सामान्य जन की शिक्षा मजबूत की जाए तभी तो एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। भले ही राजा कितना भी आदर्शवादी हो, जब तक उसकी जनता, जब तक उसकी प्रजा पढ़ी लिखी और समझदार नहीं होगी, तब तक कैसे कोई भी राजा एक आदर्श राज्य की स्थापना कर लेगा। इसलिए उन्होंने उत्पादक वर्ग को भी एक तरह से शिक्षा से
वंचित ही रखा है और उन्होंने केवल सैन्य वर्ग और शासक वर्ग पर ही विशेष ध्यान दिया है। क्लियर। प्लेटो एकमात्र ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने व्यक्ति और आत्मा में भेद किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जब स्वयं से बात करता है तो वह अपनी आत्मा से बात करता है। तो ये कोटेशन उनकी है, किनकी? प्लेटो की। जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो वह क्या करता है? अपनी आत्मा से बात करता है। तो प्लेटो एकमात्र विचारक रहे हैं जिन्होंने व्यक्ति और उसकी आत्मा में भेद किया है। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।